बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसान नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। हफ्ता 9 नवंबर का आगाज़ हो गया और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अदालती और सियासी महाज पर सबसे ख़तरनाक डेवलपमेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सबसे ख़तरनाक दरख्वास्त जो है वो अब पहुँच चुकी है। और ये जो निज़ाम है ये निज़ाम हिचकोले खा रहा था। हुकूमत जो है वो बदतरीन अदम इस्तेहकाम का शिकार थी। किसी को नहीं मालूम था हुकूमत में कि हम कब तक चलेंगे। और फिर इस हुकूमत की गिरती हुई दीवार को जो सबसे बड़ा सहारा मिला, या वो पिलर या वो फाउंडेशन स्टोन जिसके ऊपर अब ये दीवार खड़ी है, वो बिलाशुबा 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद होने वाली कानून साजी है। ये कानून साजी चैलेंज तो पहले भी हुई थी, इसको मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस की तरफ से चैलेंज किया गया। जमात इस्लामी इसके खिलाफ दरख्वास्त लेकर पहुंची, पीटीआई पर तोल रही थी। लेकिन जो अब ये चैलेंज हुई है वो जिनके वोटों से ये आईनी तरमीम पास हुई, जिस यानी कि जो पार्टी अब एग्रीव्ड पार्टी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है, वो अख्तर मेंगल साहब है। अख्तर मेंगल साहब और दीगर ने जो ये पटिशन दायर की है, ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है, इसको सुनेगा कौन? फुल कोर्ट बनेगा। फुल कोर्ट होगा तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट होगा, या फिर जो बाद में की गई कानून साजी है जिसमें तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है जजों की, उसका फुल कोर्ट बनेगा, या फिर इसको आईनी बेंच सुनेगा जो कि बाय प्रोडक्ट है इसी 26वीं आईनी तरमीम की। प्ली क्या ली गई है, प्रे क्या की गई है, इस्तदा क्या है, मुद्दा क्या सामने रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के, और क्या क्या चीज़ चैलेंज की है, ये तमाम चीज़ें साकिब बशीर साहब, मेरा ख्याल है कि ये शायद सबसे ख़तरनाक एप्लीकेशन जो है वो साबित हो सकती है, क्योंकि ये एप्लीकेशन उन्होंने दी है जिनके वोटों से ये आईनी तरमीम पास हुई है। बिल्कुल। अख्तर मेंगल जिनके 2 सेनेटर्स थे, जिनकी वजह से कासिम रोंजो साहब और नसीमा एहसान साहब, हुकूमत ने 2 नंबर जो है पूरे किए थे। और उसके बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई थी और बहुत सारी बातें उन्होंने की थी। तो अख्तर मेंगल एक तो पटिशनर हैं इसमें, दूसरे पटिशनर हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो साबिक सेनेटर रहे हैं पीपल्स पार्टी से, और इसके अलावा फहमीदा मिर्ज़ा हैं कराची से, जीटीए। और इसके अलावा मोहसिन दावड़ हैं जो पीटीएम में रहे हैं और आजकल जो है वो अफरा-सियाब खट्टक उनकी एक नई पार्टी है उसमें। तो ये 4 मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने ये पिटीशन फाइल की है। बैरिस्टर जो सलाहुद्दीन है, कराची हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, उनकी वो इसमें वकील है। और दिलचस्प मामला ये है कि जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था और उसको चैलेंज किया था पीटीआई ने, तो दूसरी तरफ जो हुकूमत के वकील थे वो बैरिस्टर सलाहुद्दीन थे। और उस वक़्त ये एक राय थी, मेरा ख्याल में उस जो राय थी उसको गलत समझा गया, उसको अदलिया की कमजोरी समझा गया। उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जजेस भी ये समझ रहे थे, सिविल सोसाइटी भी, सहाफ़ी भी और वकील भी, जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन है, बाकी हामिद खान है, दूसरे तीसरे वकील भी ये समझ रहे थे कि ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसके इख्तियारात लामहदूद नहीं होने चाहिए, वो किसी एक मैकेनिज्म के तहत आना चाहिए। उसके ऊपर अगर कोई कमेटी बना दी जाए, कोई मसला नहीं है। उस वक्त ये एक राय थी, तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो है वो हुकूमत के वकील बने। लेकिन जब से हुकूमत ने ये आईनी तरमीम वाला मामला, पहला जो मुसवदा आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, तो इस पे सख्त क्रिटिसाइज उन्होंने किया है। और जो माजी में काजी ईसा के साथ थे वो उसके खिलाफ अभी जो खड़े हुए हैं, तो उनका बैकग्राउंड बताना जरूरी था। तो अब जो उन्होंने पिटीशन फाइल की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके 3 पहलू हैं, एक नहीं है। मतलब बाकी पिटीशन तो आई हैं कि 26वीं आईनी तरमीम, इन्होंने पूरा जुडिशल पैकेज चैलेंज किया है कि एक मतलब पूरा पैकेज है ना, हुकूमत उस रुक नहीं रही अभी। तो मतलब ये अभी हम बात कर रहे हैं, तो हो सकता है अगले हफ्ते हुकूमत कोई और उनके जहन में आए कि नहीं फलां जज को इस तरफ करना है तो फलां अमेंडमेंट ले आते हैं, तो फलां जज को इस तरफ करना है तो फलां अमेंडमेंट ले आते हैं। वो मामला रुक नहीं रहा। अभी तक का पूरा जुडिशल पैकेज इस दरखास्त में या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वोटिंग करा के किसी जज के वो परफॉर्मेंस को बुरा करार दे के उसको फारिग कर दें। वो कह रहे हैं जाए जी घर, आपने क्या करना है। और हो सकता है वो बड़ा इंडिपेंडेंट जज हो, आजाद जज हो, और उसको तस्दीक करना जो है मकसद हो। तो इसमें जो पिटीशन है, इसमें एक तो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से पास की गई वो आइन से मुतसादिम है, इसे कारादम करार दिया जाए।
जो आइन की जो कोई इसकी जो 26वीं आइनी तरमीम है, इसकी कोई आइनी हैसियत नहीं है, इसलिए कि इसके तहत उठाए गए तमाम इकदामात को कलअदम करार दिया जाए। मतलब जिस दिन भी उसको देखना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो वो 21 अक्टूबर जो 26वीं आइनी तरमीम 21 अक्टूबर को मंजूर हुई थी, तो वहां से उसके बाद होने वाले इकदामात की बात कर रहे हैं ये जो हुए हैं। और आइनी तरमीम के पास जजों की तादाद बढ़ाना है, उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, उसमें जुडिशल कमीशन बना है, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी उसी के तहत आए हैं, उसके बाद बने हर वो चीज जो उसके बाद आई है। तो आइनी तरमीम के पास करवाने के लिए जिस तरह वोट मैनेज किए गए उसकी तहकीकात कराने का हुक्म दिया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसकी तहकीकात भी करवाए सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है। और इसमें यह कहा गया है कि आइनी जो तरमीम की शिक 7, 14 और उसके बाद 17 है, 21 है, इसको गैर आइनी करार दिया जाए। और इसमें यह भी कहा गया है कि आइनी तरमीम की मज़कूरा शिकों को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दिया जाए। अच्छा, अब मामला ये है कि पूरा एक जो आइनी तरमीम है, 26वीं आइनी तरमीम, उसमें कुछ ऐसी भी हैं कि जिसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो है वो पूरा जो अदलिया की जो आज़ादी है उसको डैमेज कर रही हैं। अदलिया की आज़ादी हुकूमत जो है वो ले रही है, हुकूमत कंट्रोल ले रही है, और सारी चीज़ें जो हम वीडियोस में बयान करते रहते हैं, तो उस पर जो अदलिया की आज़ादी को हिट कर रही है, उन तरमीम को जो है छेड़ा गया है कि उनको कलअदम करार दिया जाए। और इसमें यह भी कहा गया है कि 5 नवंबर की जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई को भी, जो हमने बात की कि 21 अक्टूबर के बाद जो स्टेप्स लिए गए, जो 5 नवंबर को अब क्या हुआ है, जुडिशल कमीशन बैठा, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बैठा है, अब वो आईनी बेंच उसी के सामने ये मामला जाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो आईनी तरमीम वाला मामला है, ये मैं सवाल में आपसे पूछूंगा क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है बहुत सारे लोगों की, और वो बड़े सॉलिड ग्राउंड्स हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये आईनी बेंच के सामने शायद नहीं जाना है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आगे चलकर वो कहते हैं कि जुडिशल कमीशन को मजीद कोई भी इकदाम उठाने से रोका जाए, मतलब जुडिशल कमीशन मजीद काम ना करे, और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में हालिया तरमीम को भी गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। ये हालिया तरमीम ये थी कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर हैं, और तीसरे जज जस्टिस मुनीब थे, उनको तब्दील करके आइनी जजेस में से जो सीनियर जज हैं उनको शामिल कर दिया गया था। तो ये कह रहे हैं कि हालिया जो तरमीम की गई है तो इसको भी कलअदम करार दिया जाए। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए बनाए गए कानून को भी कलअदम करार दिया जाए। तो मैंने आपको बताया कि 26वीं आइनी तरमीम, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हालिया तरमीम और सुप्रीम कोर्ट में जजेस बढ़ाने की जो तरमीम है, इन तीनों के खिलाफ ये दरखास्त आई है और फौरी तौर पर इस पर स्टे भी मांगा गया है कि जैसे ही ये मुकर्रर हो, सुप्रीम कोर्ट सुने, उसमें बेंच की देखना होगा कि बेंच फुल कोर्ट बैठता है या क्या होगा, वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब मुझे पहले 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं, क्योंकि इसके बड़े ही सॉलिड और डेंजरस किस्म के ग्राउंड्स हैं। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताएं कि ये कितना इंपॉर्टेंट होगा कि अख्तर मेंगल साहब जो ये बात कह रहे हैं, नसीमा एहसान साहिबा को हमने भर्राए हुए लहजे में, कपकपाती हुई आवाज में, डबडबाते हुए जो एक वो था उनका लहजा था, जो उनका कंडक्ट था, फिर वो तकरीबन रूहानसी हो गई फ्लोर ऑफ द सेनेट पे, और उन्होंने जो बात की तो उससे ये तो लग रहा था कि वो बड़ी अंडर प्रेशर है, कोई उनका बैक एंड पे मामला चल रहा है। और फिर वो कुछ लोगों ने अगवा की और इसके इल्जामात भी लगाए अपोजिशन की तरफ से। फिर कासिम रोंजो साहब है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वोट देने के बाद, वो जिस तरीके से आए या लाए गए वो सब ने देखा, व्हील चेयर पे वोट दे दिया, और फिर उसके 1-2 दिन के बाद अख्तर मेंगल के साथ वो पार्लियामेंट के बाहर जो मीडिया का बॉक्स है उसमें खड़े होकर उन्होंने कहा कि बड़े ताकतवर लोग थे जो मुझे ले गए थे, 6 दिन 7 दिन इस तरह मैं रहा, मेरा जो डायलिसिस का अमल है वो ऐसे हो रहा था। तो उन्होंने तो भरपूर किस्म का एक इल्जाम लगा दिया। उसके बाद उनकी एक और वीडियो आई जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे अख्तर मेंगल ने जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली। अब ये कितना इंपॉर्टेंट होगा कि जो लोग हुकूमत के इत्तेहाद से ताल्लुक नहीं रखते थे, अगर ये जब भी टेकअप होती है तो इन लोगों को बुलाकर सुप्रीम कोर्ट में इनका बयान लिया जाएगा और वही हतमी तसव्वुर होगा। बिल्कुल, एक आप ये कह सकते हैं कि एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट तो हो सकती है ये कि ये को एफिडेविट दे दे कि सुप्रीम कोर्ट में दोनों सेनेटर्स एफिडेविट दे दें कि हमसे ज़बरदस्ती वोट लिया गया है। तो फिर इसकी बहुत ज़्यादा वक्त इनको मतलब सुप्रीम कोर्ट में
फिजिकली ये जाएं, एफिडेविट दे दें, वही सुप्रीम कोर्ट, मतलब एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ें आगे जाकर डिस्कस होनी है। तो इनका बयान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्टली वो पार्टी आई है ना जिस पार्टी की वोट की वजह से जो है वो ये सारी जो है वो आईनी तरमीम हुई है। अच्छा, आप दूसरा मुझे इसका ये बताएं कि जो तहकीकात का मुतालबा किया गया है उसमें ये तो सबको मालूम है कि पीटीआई के सेनेटर्स एमएनएस भागे हुए थे, कोई खैबर पख्तूनख्वा छुपा हुआ था, कोई कहीं पर था, कोई कहीं पर था, और उसकी वजह ये थी कि वो कह रहे थे कि हमें उठाकर हमसे ज़बरदस्ती वोट लिया जाने का इम्कान है। तो ये जो तहकीकात होंगी इसके लिए ये कितना मैटर करेगा? बिल्कुल मैटर करता है ये। अगर पीटीआई के सारे एमएनएस सेनेटर जो है एफिडेविट दे दें, बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में दे दें, अगर इनका वोट नहीं गया, एविडेंस दे दें, अगर वोट उनका न काउंट हुआ, न गए, न इन्होंने वो किया, लेकिन ये है कि ये अगर दे दें कि ये हालात थे, इस तरह जो प्रेशराइज किया जा रहा था हुकूमत की जानिब से या हुकूमती सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, तो फिर वो भी एक सपोर्टिव एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। मैं कह रहा हूँ ना, मल्टीपल चीजें फैक्टर होंगे इसमें जो इस आईनी तरमीम के हवाले से जो है वो देखे जाएंगे कि किस माहौल में ये की गई। पहला जो ड्राफ्ट आया था वो किस माहौल में आया था, क्या पहला ड्राफ्ट जो आया था उससे पहले कोई मुशावरती अमल हुआ था, या जो दूसरा ड्राफ्ट आया है, जो हतमी ड्राफ्ट आया है, उससे पहले कोई कंसल्टेशन हुई है, मुतलका जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोई बात हुई है। क्योंकि आपको पता है कि जो बैरिस्टर गोहर हैं उन्होंने 21 अक्टूबर की, वो तकरीबन 2 बजे थे मेरा ख्याल में उनका जो खिताब था, 2 या 3 बजे थे, 20 और 21 अक्टूबर की दरमियानी रात, तो 21 अक्टूबर हो चुकी थी। तो उन्होंने दोनों जो मुसवदे थे, मुसवदे मीन के उससे एक रोज कबल जो स्पेशल कमेटी थी उसने एक मुसवदे की मंजूरी दी थी, और एक वो मुसवदा था जो उस वक्त पार्लियामेंट में टेबल हुआ था। तो वो दोनों लेकर वो खड़े थे। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताएं कि हम जो वोट तो नहीं दे रहे, लेकिन आपने किया क्या है। ये मुसवदा वो है कि जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी स्पेशल कमेटी की उस मीटिंग में मौजूद थी, और उस पॉलिटिकल पार्टी जो मौजूद थी उन्होंने इस मुसवदे को पास किया है। तो आपने ये पॉइंट्स जो है उस मुसवदे में मौजूद ही नहीं थे जो अभी लेकर आ गए हैं। उसमें जो ये जो हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस वाला जो मामला है ये था ही नहीं, ये था ही नहीं। और इसमें 3-4 और भी चीजें हैं जो उस मुसवदे में नहीं थी, जो बाद में जो है वो उसमें डाल दी गई। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे वो इन्होंने 3 कर दिए। मतलब देखें उसका बड़ा असर है कि अगर फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ही होते और एक चीफ जस्टिस होता, 5 और 2 जो है वो होते अपोजिशन के बंदे, तो 7 हो जाते, हुकूमत 6 में चली जाती, बेशक उनके साथ वो भी मिल जाती, तो क्या होता। तो फिर सिचुएशन टोटल डिफरेंट होनी थी ना। तो और ये जो आईनी बेंच बना है, ये आईनी बेंच ना बन सकता। तो वो उस दिन उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि आपने हतमी जो मुसवदा था उसमें भी तब्दीली कर दी और बगैर मुशावरत के कर दी। तो ये जो चीजें हैं, अगरचे जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो भी स्पीच की जाती है वो उसको इस्तिस्ना है, उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती। लेकिन बैरिस्टर गोहर ये एफिडेविट दें सुप्रीम कोर्ट में कि ये मामला हुआ था, तो ये भी एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होगा। मतलब मुख्तलिफ फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे। अच्छा, अब ये इस सवाल के ऊपर आ जाएं कि इसको टेकअप होना किस तरीके से है। सुप्रीम कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जमात इस्लामी, अख्तर मेंगल साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उसके बाद इनके वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सारे की सारी एप्लीकेशंस आ गई। अब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगाने के लिए पहले चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर होता था, फिर 3 रुकनी कमेटी बन गई, और अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद और नए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद आइन में आर्टिकल 191A को इंसर्ट करने के बाद अब चीजें तब्दील हो गई हैं। अब जो इस किस्म के मुकदमात है वो लगने हैं आईनी बेंच में, और उनके फिक्स करने का इख्तियार भी आईनी बेंचेस के टॉप 3 जजेस की कमेटी ने करना है। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर तो चैलेंज ही 26वीं आईनी तरमीम हुई है, जिसके तहत वो आईनी बेंच बना है, जिसके तहत वो 3 रुकनी कमेटी बनी है, जिसके बाद होने वाली लेजिस्लेशन के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की हैयत तब्दील करके जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालकर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लाया गया है। तो जब ये तमाम इकदाम चैलेंज हो रहे हैं, तो क्या वो जो बाय प्रोडक्ट है आईनी बेंच, इसी का बेनिफिशियरी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है,
मफादात का टकराव है, उन्होंने ही इस 26वीं आईनी तरमीम का चैलेंज किए जाने के मामले को सुनना है, या फिर इस पर फुल कोर्ट बैठेगा। और अगर फुल कोर्ट बैठेगा तो फुल कोर्ट वो बैठेगा जो इस वक्त गिवन स्ट्रेंथ है 16 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, या फिर हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद कानून साजी करके तादाद 34 कर दिया, तो पहले वो 34 जजेस पूरे किए जाएंगे और फिर फुल कोर्ट होगा। नहीं, 34 जजेस तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट में पूरे नहीं होंगे। ये कब मतलब 2-3 जज आ जाएंगे, 4 जज आ जाएंगे। वो भी मेरी असेसमेंट के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के चैलेंज क्योंकि हो चुकी है, इस पे बेंच बनना है, तो बेंच बनने से पहले वो मुझे आते नजर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये है कि 16 जज ही होंगे। अब जो रास्ता है, बहुत सारे लोगों से सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई हमारी और इस पर डिस्कशन हुई कि अब रास्ता क्या है। अब रास्ता ये है कि जो 7 जज हैं, इनमें अब जस्टिस अमीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उन्होंने अलग मखसूस नशिस्तों के केस में नोट दिया हुआ है, अपने जजेस पर सवाल उठाया हुआ है। अब उसी बेंच में जस्टिस आयशा हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, हसन नजर रिजवी हैं, उन्होंने उन जजेस को जवाब दिया हुआ है, उनके खिलाफ बहुत कुछ लिखा हुआ है, फैसला दिया हुआ है, पैराग्राफ 120 पैराग्राफ। तो वो अब ये 5 जजेस इसमें है, 2 और जजेस हैं। अब इन तमाम जजेस की जो इंडिपेंडेंस है, इन तमाम जजेस की जो इंटेग्रिटी है, उस पर भी बड़े अहम किस्म के सवालात हैं। सवालात मीन के उठेंगे कि इंटेग्रिटी, आपने अपनी इंडिपेंडेंस शो करनी है। ये नहीं हो सकता कि आपके सामने कोई दरखास्त गुजार आए, आपके कहे नहीं जी हम नहीं मानते, हम ही फैसला करेंगे। मतलब आपका एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो, आप बेनिफिशियरी भी हो और सारा कुछ हो, आप कहेंगे हम ही माने, ये नहीं हो सकता। अब रास्ता जो बज़ाहिर जो बताया गया वो ये है कि 3 जजेस की जो कमेटी है उसके पास ये दरखास्तें जाएंगी। अब वो 3 जजेस की कमेटी या तो कमेटी ही जुडिशल कमीशन को ये रिकमेंड करके भेज दे कि क्योंकि ये मामला अहम नोयत का है, पार्लियामान ने कानून साजी की है और हमारा भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और हम भी है इस मामले में, तो इसमें बेहतर ये है कि आप 16 जजेस पर मुश्तमिल जो सुप्रीम कोर्ट है उसको आईनी बेंच डिक्लेयर कर दे, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर दे 16 जजेस पूरा कोर्ट, तो वो 3 कमेटी डायरेक्ट कर दे। दूसरा कि ये कमेटी इन्हीं 7 जजेस के सामने ये केस लगा दे। जैसे ही केस लगेगा तो दरखास्त गुजार इनके सामने जाएंगे, तो वो यही बात रखेंगे कि आपका तो डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, आप तो इस तरह सुन भी नहीं सकते। अब इसका हल वो ये रखेंगे कि आप जुडिशल साइड पे एक ऑर्डर पास करें कि रिकमेंड करें कि इसके लिए फुल कोर्ट बिठाई जाए। फिर ये होगा कि वो ऑर्डर जाएगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उस मीटिंग में और वो उनको फिर करना पड़ेगा। फिर वो 16 जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद ये मामला उसके सामने जाएगा। ये सबसे बड़ा महाज है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आईनी जजेस, आईनी बेंचेस ये समझते हैं कि इन दरखास्तों को इग्नोर करके वो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, इनको आप बेशक डिसमिस कर दें, आप इनको आपको एक दफा सुनना जरूर पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। और सुनना भी आपको अभी सुनना पड़ेगा, बहुत दूर भी नहीं। सही। काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद इस निज़ाम को सहारा देने के लिए एक खिचड़ी बनाई गई है और इंतहाई बदजायका खिचड़ी जो है वो इस वक्त बन चुकी है, जिसको ना खाया जा सकता है, ना निगला जा सकता है, ना हजम किया जा सकता है। और इस तमाम मंजरनामे में मेरा ख्याल है कि ये सबसे ख़तरनाक और सबसे इम्पोर्टेंट मामला है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा है। और इस वक्त अदलिया ने, लीगल फ्रेटर्निटी ने ये डिसाइड करना है कि आने वाले वक्तों में जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल है, जो इख्तियारात की तकसीम का एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल भी है, सिर्फ इसमें पाकिस्तान की बात नहीं है, वो कैसे अप्लाई होगा। पाकिस्तान में निज़ाम अदल जो है वो हुकूमत की मुट्ठी में होगा, ताकतवर लोगों की मुट्ठी में होगा, या फिर जो अदलिया है, जो जजेस हैं, वो इस बात से मुबर्रा होकर, मावरा होकर कानून और आइन और अखलाकियात और प्रिंसिपल्स, जूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर फैसले देंगे। उसके लिए शायद बहुत ही डिसाइसिव फेज का आगाज़ हो गया। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।